हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। जब भी कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लर्नर पढ़ता है, अधिगम करता है, कुछ सीखता है, तो कुछ कारक होते हैं जो उसके अधिगम को पॉजिटिव और नेगेटिव रूप से प्रभावित करते हैं, यानी सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से कारक हैं वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। मेनली इन कारक को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन से? एक तो पर्सनल कारक और एक आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर कौन से होंगे? व्यक्तिगत फैक्टर, जो व्यक्ति से रिलेटेड होंगे, तो इनको हम व्यक्तिगत कारक कहेंगे। पर्सनल फैक्टर जो खुद इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं वो सारे क्या आएंगे? व्यक्तिगत कारक। और इन्वायरमेंटल फैक्टर में कौन आएंगे? पर्यावरणीय कारक, यानी जो इंडिविजुअल है, जो लर्नर है, जो अधिगम करता है, उसके आसपास की जो चीज़ें उसकी लर्निंग को प्रभावित कर रही हैं, वो सभी इन्वायरमेंटल फैक्टर में आते हैं। आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है? आपसे कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से कौन सा पर्सनल कारक है या फिर इनमें से कौन सा पर्सनल कारक नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन में आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इनमें से कौन सा पर्सनल फैक्टर है। आपको ये ध्यान रखना है, पर्सनल फैक्टर खुद इंडिविजुअल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी वो सब पर्सनल में आएंगी। इंडिविजुअल के आसपास से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आएंगी वो इन्वायरमेंटल फैक्टर में आएंगी। जैसे डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बच्चा माँ की वॉम्ब में होता है तो माँ की वॉम्ब है वो उसके लिए इंटरनल फैक्टर होती है या एक्सटर्नल फैक्टर होती है। देखिए, जो इंडिविजुअल है वो माँ की वॉम्ब में है, लेकिन माँ की वॉम्ब उसके लिए एक एक्सटर्नल फैक्टर का काम करती है, ना कि इंटरनल फैक्टर का। इंटरनल फैक्टर किस में आएंगे? आपके पर्सनल फैक्टर में आएंगे। एक्सटर्नल फैक्टर आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर में आएंगे। ये भी ध्यान रखना है। एक्सटर्नल, इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्सटर्नल या फिर बाह्य कारक, इसको हम एक्सटर्नल या बाह्य भी कहते हैं। और पर्सनल को हम इंटरनल या फिर आंतरिक कारक कहते हैं। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। पर्सनल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर आते हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले आता है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। जब तक आप कोई भी काम करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहते, अभिप्रेरित नहीं होते, लर्निंग नहीं होगी। सीखने के लिए मोटिवेशन का होना जरूरी है। अब ये मोटिवेशन कहाँ से आती है? ये मोटिवेशन आंतरिक भी हो सकती है, ये मोटिवेशन बाह्य भी हो सकती है। जब हम मोटिवेशन डिटेल में पढ़ेंगे तब हम समझेंगे मोटिवेशन है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन से? इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसको हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सी होती है? जब उसका लोकस अंदर होता है। अभिप्रेरणा का जो लोकस है वो खुद इंडिविजुअल के अंदर होता है। इंडिविजुअल अंदर से ये फील करता है कि यस, मुझे ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसको पढ़ के मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे इंजॉयमेंट मिलती है, ये मुझे जानना है अपने इंटरेस्ट के लिए। जब वो अपनी रुचि से कुछ भी सीखता है तब जो मोटिवेशन होती है वो कौन सी होती है? इंट्रिंसिक होती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जब हम बाह्य अभिप्रेरणा क्या हुई? जब आपका मोटिवेशन का लोकस बाहर होता है, आप किसी की प्रशंसा पाने के लिए अधिगम कर रहे हैं, किसी से प्राइज़ पाना है, पुरस्कार पाना है, या फिर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाने हैं, या फिर आपको जॉब लगना है, ये सब एक बाह्य कारक है। आप मनी के लिए, फेम के लिए, आप जॉब के लिए जब अधिगम करते हैं तो ये बाह्य मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है लर्निंग में। मोटिवेशन 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? इंटरनल और एक्सटर्नल, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी जब फोकस, लोकस उसका इंटरनल होगा, और जब मोटिवेशन का लोकस बाहर हो, बाहरी कोई दूसरा कारक हो, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मैच्योरेशन यानी परिपक्वता यानी मैच्योर होना जरूरी होता है। अब ये जो मैच्योर होना है ये फिजिकल रूप से भी है, कॉग्निटिव रूप से भी है, इमोशनल रूप से भी है, मोरल भी है। हर तरह से आपका मैच्योर होना जरूरी होता है। आप किसी भी लेवल के बच्चे को कुछ भी नहीं सिखा सकते। इसका मतलब, लेवल का मतलब हुआ
कि अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है आप उसको सीधा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा देंगे, क्योंकि बच्चे का मेंटल एबिलिटीज़ उतनी डेवलप नहीं हुई हैं। बच्चे को जन्म लेते ही आप पैदल चलाना शुरू नहीं कर देते, क्योंकि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। पैदल चलना या साइकिल चलाना भी तो एक तरह की लर्निंग है। ऐसा तो नहीं है आपने बच्चे को जन्म लिया और जन्म लेते ही आप उसको बाइसिकल चलाना सिखा रहे हैं। तो मैच्योर होना ज़रूरी होता है। लर्निंग के लिए मैच्योरेशन की ज़रूरत होती है, परिपक्वता की ज़रूरत होती है। और ये परिपक्वता है ये डायरेक्टली बेस्ड किस पर होती है? एज पर, आयु पर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मैच्योरिटी बढ़ती है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, मोरल डेवलपमेंट भी होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। तो पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ बच्चे को सिखाने के लिए उसका उतना मैच्योर होना ज़रूरी होता है, परिपक्व होना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद हम देखें इमोशंस और एटीट्यूड। बच्चे के इमोशंस यानी संवेग और दृष्टिकोण। किसी भी चीज़ को सीखने के पीछे बच्चे का किस तरह का दृष्टिकोण है, क्या वो किसी चीज़ को पॉजिटिव एटीट्यूड से लेकर चल रहा है या नेगेटिव एटीट्यूड से लेकर चल रहा है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है कोई भी चीज़ सीखने के पीछे तो लर्निंग जल्दी हो जाएगी। अगर किसी चीज़ को सीखने के पीछे नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो नहीं सीख पाएगा या फिर बहुत देर में सीख पाएगा। बच्चा जब भी लर्निंग करने लगता है तो बच्चा समझता है कि ये चीज़ तो आसान है, यस ये मुझे सीखनी चाहिए, मैं इसे सीख लूँगा। ये पॉजिटिव दृष्टिकोण होगा किसी चीज़ को देखने का, तो वो लर्निंग बेहतर होगी। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही बच्चा ये सोचे कि नहीं मैं तो इसे नहीं सीख पाऊँगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, तो ये नेगेटिव दृष्टिकोण हो गया जो उसकी लर्निंग को प्रभावित करेगा। बच्चे का इमोशंस का भी स्टेबल होना ज़रूरी होता है एक बढ़िया लर्निंग के लिए। अगर बच्चा इमोशनल रूप से स्टेबल नहीं है, यानी वो किसी चीज़ से डरा हुआ है या फिर उसे किसी चीज़ से दूर भाग रहा है, अगर उसे प्रॉपर मतलब उसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, अगर वो छोटी छोटी बात पे रोने लग जा रहा है, बहुत छोटी बात पर वो किसी चीज़ से डर जा रहा है, तो उसकी लर्निंग बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। यानी लर्निंग के लिए जैसे मैंने अभी मैच्योरेशन में बात करी, परिपक्व होना ज़रूरी होता है, उसी तरह से इमोशंस का स्टेबल होना भी ज़रूरी होता है। अगर बच्चे के इमोशंस स्टेबल नहीं हैं तो वो भी लर्निंग को प्रभावित करते हैं, नेगेटिव रूप से प्रभावित करते हैं। प्रायर नॉलेज यानी बच्चे का पूर्व ज्ञान। बच्चा पहले से उस टॉपिक, उस कॉन्सेप्ट को लेकर कितना ज्ञान रखता है वो भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करता है। जब बच्चे का पूर्व ज्ञान का पता लगाकर ही टीचर अपनी जो टीचिंग स्ट्रेटजी है उसका इस्तेमाल करता है। जब भी टीचर क्लासरूम में पढ़ाने आता है तो पहले वो ये जानता है कि बच्चे का प्रायर नॉलेज कितना है, बच्चे का पूर्व ज्ञान कितना है, फिर उसी को बेस मानकर टीचर अपनी टीचिंग शुरू करता है। बच्चे का पूर्व ज्ञान बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करता है। अगर बच्चे को पहले से कम ज्ञान है तो उसकी लर्निंग उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी जितनी किसी बच्चे को उस कॉन्सेप्ट को लेकर पहले से ज्ञान है उसकी हो पाएगी। तो बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है वो भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करेगा। बच्चे का एक्सपीरियंस यानी अनुभव भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करता है। बच्चे को किसी भी एक कॉन्सेप्ट, किसी भी एक टॉपिक को लेकर पहले से कौन से अनुभव हैं, इसको आप प्रायर नॉलेज के साथ ही जोड़ सकते हैं। प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस यानी बच्चे का पहले से पूर्व ज्ञान क्या है और बच्चे ने कॉन्क्रीट रूप से, मूर्त रूप से क्या अनुभव किया है, ये बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करेगा। फिर आता है लर्निंग स्टाइल यानी बच्चे का सीखने का स्टाइल कौन सा है। जैसे हमने फ्लेमिंग का VARK मॉडल पढ़ा था, मतलब विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स, काइनेस्थेटिक लर्नर और रीडिंग राइटिंग प्रेफरेंस लर्नर। हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, वो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करता है। हर एक इंडिविजुअल का अपना सीखने का तरीका होता है, अपने सीखने का पेस होता है, अपने सीखने का स्तर होता है। कोई बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बहुत डिले सीखता है, तो वो भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करेगा। उसके अलावा आप एक टॉपिक यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, इंटेलिजेंस या फिर मेंटल एबिलिटीज़ यानी बुद्धि। बच्चे की जो बुद्धि है वो भी लर्निंग को प्रभावित करती है। अगर बच्चे का IQ लेवल ज़्यादा है, बच्चे में बुद्धि ज़्यादा है, बच्चा बहुत जल्दी सीख पाएगा। अगर बच्चे का IQ लेवल कम है तो वो लर्निंग स्लो कर पाएगा। तो जो इंटेलिजेंस है, वो IQ है,
वो भी बच्चे के पर्सनल फैक्टर में आता है। चाहे आप इसे इंटेलिजेंस बोलें, चाहे आप इसको मेंटल एबिलिटीज़ बोलें, एक ही बात है। मेंटल एबिलिटीज़ भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, वो धीरे धीरे सीखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जिनका आईक्यू लेवल नॉर्मल होता है, यानी वो 90 से 110 के बीच के आईक्यू वाले बच्चे हैं, वो ना तो बहुत स्लो होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, वो बीच के होते हैं। तो इस तरह से हर एक बच्चे का जो लर्निंग का स्टाइल है, लर्निंग का पेस है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसका जो मोटिवेशन है, उसका मैचुरेशन है, उसका एटीट्यूड है, उसका एप्टीट्यूड है, उसका प्रायर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें बच्चे के लर्निंग को प्रभावित करेंगी। और ये सब किस में आएगी? पर्सनल फैक्टर में आएगी, यानी व्यक्तिगत कारक में आएंगी। ये बच्चे के आंतरिक खुद के फैक्टर्स होते हैं और इन पर बच्चा खुद कंट्रोल कर सकता है। अगर आप फटीग की बात करें, थकान की बात करें, तो वो भी पर्सनल फैक्टर में ही आएगी। अगर बच्चा थका हुआ है तो भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करेगा। उसके अलावा हेल्थ आप इसमें जोड़ सकते हैं, यानी स्वास्थ्य जोड़ सकते हैं। बच्चे का फिजिकल हेल्थ हो गया, बच्चे की मेंटल हेल्थ हो गई। जब भी एक हेल्थ की बात हुई तो मतलब उसमें हर तरह की हेल्थ शामिल हो गई, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो आपकी कॉग्निटिव हो, चाहे वो इमोशनल हो। हर तरह से बच्चे का हेल्दी होना जरूरी होता है। अगर बच्चा फिजिकल रूप से हेल्दी नहीं है तो भी वो उसकी लर्निंग को प्रभावित करेगा। अगर बच्चा मेंटल रूप से हेल्दी नहीं है तो भी, अगर बच्चा इमोशनल रूप से हेल्दी नहीं है तो भी वो उसकी लर्निंग को प्रभावित करेगा। ये थे पर्सनल फैक्टर, व्यक्तिगत कारक। उसके बाद हम देखें इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी पर्यावरणिक कारक। पर्यावरण यानी बच्चे के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चे के खुद के कारक, खुद के अंदर जो जो कमियां या फिर जो जो अच्छाइयाँ हैं वही बच्चे की लर्निंग को बढ़ाएंगी या घटाएंगी। उसके अलावा बच्चे के आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो भी लर्निंग को प्रभावित करती हैं। उसमें क्या क्या आएगा? फिजिकल इन्वायरमेंट यानी भौतिक पर्यावरण। बच्चे के आसपास का भौतिक पर्यावरण किस तरह का है? बच्चे के आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं है, बच्चे के आसपास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड यानी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सामाजिक इकोनॉमिक का मतलब हो गया आर्थिक, आर्थिक। बच्चा इकोनॉमिक रूप से, उसकी जो फैमिली है वो इकोनॉमिक रूप से लोअर इकोनॉमिक लेवल में आती है या हायर में आती है। अगर बच्चे के माता पिता उतने रिच नहीं हैं तो वो बच्चे को लर्निंग से संबंधित मटेरियल अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे। वो बच्चे को कंप्यूटर प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो बच्चे को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो बच्चे को एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। तो बच्चे का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी लर्निंग को प्रभावित करता है। बच्चे का सोशल स्टेटस भी लर्निंग को प्रभावित करता है। अगर बच्चा पिछड़े समाज से है या फिर जनजातियों से है तो वो भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करता है। समाज, एक उस पर्टिकुलर समाज में एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, या गर्ल्स और बॉयज़ हैं, गर्ल्स की एजुकेशन को उतना गर्ल्स की एजुकेशन को उतना प्रमोट नहीं किया जाता किसी स्पेसिफिक समाज में, तो वो भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित कर पाएगा। तो ये सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, ये भी बच्चे के लर्निंग को प्रभावित करता है। उसके अलावा हम देखें सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। जैसे सोशल की तो हमने बात कर ली, कल्चरल यानी सांस्कृतिक। हर एक जो ग्रुप होते हैं उनका, हर एक कल्चर की अपने अपने नियम कानून कायदे होते हैं, अपने अपने नॉर्म्स होती हैं, अपनी वैल्यूज़ होती हैं। कुछ एक कल्चर ऐसे हैं जहाँ पर लर्निंग यानी बच्चे की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, किसी कल्चर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो बच्चे का सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करता है। लर्निंग इन्वायरमेंट, जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पर बच्चे को रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है। जिस रूम में वो पढ़ रहा है वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन है नहीं है, वहाँ पर फ़ैन की, लाइट की अरेंजमेंट है या नहीं है। बच्चा जब पढ़ रहा है तो टीचर की आवाज़ उस तक क्लियर पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है वो उस तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। तो लर्निंग इन्वायरमेंट यानी बच्चे के आसपास जिस रूम में बैठकर वो पढ़ रहा है वहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं हैं, ये लर्निंग इन्वायरमेंट में आ जाएगा। उसके अलावा लर्निंग मटीरियल यानी TLM वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल वहाँ पर है या नहीं। जब टीचर बच्चे को कुछ पढ़ा रहा है, मान लीजिए
बच्चे को वो कुछ अगर करके दिखाए, लर्निंग बाय डूइंग करवाए तो बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाए। लेकिन लर्निंग बाय डूइंग कराने के लिए, करके सिखाने के लिए वो मटीरियल ही अवेलेबल नहीं है, तो वो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करेंगे, क्योंकि बच्चा लेक्चर मेथड से, बच्चा व्याख्यान विधि से उतना बेहतर नहीं सीख पाएगा जितना वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट यानी मूर्त वस्तुओं के साथ अंतः क्रिया करके सीख लेगा। फिर उसके बाद पीयर ग्रुप, बच्चा किस ग्रुप में बैठ रहा है, पीयर यानी स्टूडेंट, उसी की एज के जो उसके साथी होते हैं वही पीयर ग्रुप होते हैं। जो पीयर ग्रुप है, बच्चे का जो सर्कल है वो कैसा है। अगर बच्चे का सर्कल एक बहुत ज़्यादा क्यूरियसिव बच्चों का है, जो बच्चे क्रिएटिव हैं, वो कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा भी धीरे धीरे वही चीज़ें सीखने लगेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो बस एक दूसरे को टांग पीछे ही खींचने की कोशिश करते हैं, तो वो बच्चे की लर्निंग को नेगेटिव रूप से प्रभावित करेगा। तो ऐसा नहीं है कि कारक सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होते हैं या फिर कारक सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कारक होते हैं जो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो बच्चे की लर्निंग सकारात्मक रूप से भी प्रभावित हो सकती है और नकारात्मक रूप से भी प्रभावित हो सकती है। तो ये थे पर्सनल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। ये पर्टिकुलर एक टॉपिक दे रखा है आपके सीटेट के सिलेबस में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इन सभी कारक का पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।